तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल अलापुर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में जरूर चेक किया होगा कि आज हम लोग लेकर आए हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा मैं कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर की अर्थात चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा क्लास 10th का, बकाया वीडियो नहीं देखी है जो बाकी वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। और एक जानकारी और दे दूँ आपको कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, आप पहले कुछ मत करो, बस एक बार पूरी वीडियो को देख लो। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगता है कि सचमुच ये बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों आप कुछ बेस्ट करोगे, पक्का वादा कर रहा हूँ, पक्का वादा कर रहा हूँ। और हाँ, गलतफहमी से दूर रहो कि परीक्षाएँ कब हैं कब नहीं है। दोस्तों आपकी परीक्षाएँ होंगी, ये निर्णय ले लिया गया है, इसलिए मेहनत करो जितनी मेहनत कर मिले, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। कौन सी दोस्तों? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं होती क्या हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो आप ऐसे ही समझ पा रहे होंगे कि ऊष्माशोषी दोस्तों यानी कि किसी ऊष्मा को शोषित करने वाली अपक्रियाएं। क्या है दोस्तों? ऊष्मा को शोषित करने वाली अपक्रियाएं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा मुक्त करने वाली अपक्रियाएं। कौन सी? ऊष्मा को मुक्त करने वाली अपक्रियाएं। दोस्तों आप सीख सकते हो कि ऊष्मा निकलने वाली अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं, और ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अपक्रियाएं कौन सी होती है? ऊष्माशोषी अपक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती है? ऊष्माशोषी अपक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट्स की यही पहचान होती है कि कॉपी पेन हाथ में उठाइए और बैठ जाइए बहुत अच्छे से। और दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार से एक एक शब्द प्रो के लिखना, जिससे पेपर में भाई साहब 100% मार्क ला सकूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, आप टॉपिक डालो सबसे पहले और देखो मैं बता रहा हूँ क्या होती हैं। कि वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा को मुक्त करती हैं। दोस्तों कौन सी अपक्रियाएं? वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा को मुक्त करती हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। अगर तुमसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि सर हमें आप बताइए कि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कौन सी अपक्रियाएं होती हैं, तो आप एक ही बात कहना कि वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा को मुक्त करती हैं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती क्या, ठीक है। मैं आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या होती हैं, आप बहुत प्यार से समझें। आप एक अपक्रिया तो जानते होंगे, जल कैसे बनता है। क्या बनता है? जल, ठीक है। तो मैं आपको जल बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखें, जब जल बनता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है प्लस ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जब इसकी आवश्यकता होती है तब क्या बन के आता है? हमारा जल बनता है। और आप जानते हो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। बहुत आराम से सभी जानते होंगे इस बात के लिए, ठीक है। जब हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्रिया होती है तब क्या बनता है? हमारा जल बनता है। अब देखना ये होगा, क्या ये अपक्रिया संतुलित है? दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन मतलब H2 है, तो इधर भी H2 है, इधर O2 है, लेकिन इधर O1 है। तो दोस्तों इधर भी हम क्रिया को संतुलित करने के लिए 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे जब इधर O2 हो गए तो इधर भी O हमारे कितना होना चाहिए? 2। भैया आप कहोगे हैं O यहाँ पर 2 है, लेकिन H 2 दूनी 4। H कितने हो गए हमारे? 2 दूनी 4। तो H कितने हो गए हमारे? इधर 2 हैं और इधर कितने हैं? 4। तो दोस्तों इधर कितने कर देंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे। इधर भी कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 2 दूनी 4 हो गया। अब एक बात बताओ, आप लोग बहुत दिमाग से सोचना। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये अपक्रिया क्या है? जल बनने की क्रिया है। क्या है? जल बनाने की क्रिया। यानी कि हम कह सकते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, किसकी? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो क्या बनता है? जल बनता है। और दोस्तों आपको बता दूं, इसी अपक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। कितनी होती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, 136.8 किलो कैलोरी। 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। अब कोई भी तुमसे पूछ ले कि भाई आपने ये तो बता दिया ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती कौन सी हैं, तो उससे एक ही बात में कह देना कि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा को मुक्त करती हैं। अब तुमसे कोई पूछ ले होती कौन सी, तो आप कहना जल बनने वाली क्रिया में क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। किसी ने पूछा ये क्रिया होती कैसे, तो आप देखो कैसे बताओगे। आप कहोगे, आप एक बात तो जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। बात को समझना, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है कितने? 2 दूनी 4। तो 4 से क्या कर देंगे? गुणा, यानी कि 4 एकम 4। तो 4 ग्राम हमने क्या लिया? यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है। आप जानते हैं प्लस
दोस्तों ऑक्सीजन का अणुभार जो होता है 16 होता है। कितना होता है? 16। लेकिन ऑक्सीजन है कितने यहाँ पर? 2। तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा टोटल हमारा? ये 16 दूनी 32। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32 ग्राम। कितना लिख सकते हैं? 32 ग्राम। दोस्तों कितना लिख देंगे यहाँ पर? 32 ग्राम। दोस्तों जब हम 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, कितना, बात को समझना, जब हम 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तब जाकर हमें कहीं 36 ग्राम क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। और इस क्रिया में कितना जल प्राप्त होता है हमें? 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। तथा इस क्रिया में क्या निकल जाता है हमारा? 136.8 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि कैसे क्या होता है। मैंने आपको सब बता दिया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, तब हमें 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 36 ग्राम जल। आपको एक जानकारी दूं कि अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमें लिखना कैसे है? नहीं, हमें लिखना कैसे? अब आपको बता रहा हूं लिखना कैसे। कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। एक तरफ से बोल रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है? लिखो। ऊष्माक्षेपी आपने टॉपिक डाल लिया होगा और उसमें लिखना शुरू करो। लिखो बे अपक्रियाएं, बे अपक्रियाएं जो ऊष्मा को मुक्त करती हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इस अपक्रिया को निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। आप क्या लिखोगे? इस अपक्रिया को निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। आगे दोस्तों अब आपको एग्जाम्पल डालकर लिखना है। उसमें लिखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब हमें जल प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, आप देख सकते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। और इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है? अब आप लोग नई लाइन पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नई लाइन पे लिखना शुरू करेंगे। इस क्रिया में 4 ग्राम हाइड्रोजन, इस क्रिया में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 32 ग्राम जल लेते हैं। इस क्रिया में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 32 ग्राम जल लेते हैं तब हमें 36 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त? सॉरी दोस्तों, 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। बात को समझना एक बार कि 4 ग्राम हमने क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। 4 ग्राम क्या लिया? हाइड्रोजन। 32 ग्राम क्या लिया? ऑक्सीजन। तब जाकर हमारे लिए 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। और इसी क्रिया में मानक अवस्था में 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो जाती है। इतना आपको लिखना है। अब आराम से बहुत अच्छे से ये क्रिया नीचे लिख लो आप, ठीक है? ये क्रिया लिख लो, आपके आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब क्रिया संतुलित कैसे हुई है, ठीक है? जिसने भी नहीं लिख पाया हो वीडियो को पॉज करके आराम से पीछे रोक रोक के लिख सकता है, ठीक है? बहुत अच्छे से पूरा कंटेंट आ जाएगा तुम्हारे समझ में। आप बस इतना ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? जल बनता है। और इसी क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है। आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? बहुत समझदार हैं आप लोग, ठीक है? तो आप लोग, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? आपने लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे आगे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? कौन सी अपक्रियाएं होंगी? ऊष्मा शोषी। भाई साहब तहलका मचा देंगे इस बार, तहलका मचाना है। नंबर अगर किसी के 90+ से कम आए तो भाई साहब सच बता रहा हूँ, कमेंट मत डालना कभी। इस चैनल पे वही बच्चा आए पढ़ने के लिए जिससे सचमुच एक जुनून हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। किसके भरोसे बैठे हैं? किस्मत। दोस्तों किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होगा, स्वयं मेहनत करनी होगी। वो कहते हैं ना, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, हमारी मेहनत चल रही है, हमारी मेहनत चल रही है। ऐसे हार कैसे मान लूँ मेरे यार, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रियाएं हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो दोस्तों हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऊष्मा शोषी, अब टॉपिक डाल लो आप लोग, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। दोस्तों ऊष्मा शोषी, पहले आप सुन लो, बहुत अच्छे से समझ लो ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती क्या हैं, क्या कारण होता है, क्या विशेषता होती है, कैसे ये बनती हैं और किस लेंथ पर चलती है, ठीक है? उसके बाद मैं जब कहूँ लिखना है आपको तो आप बहुत आराम से लिखना, ठीक है? पहले सुन लो आप कि ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती क्या है। वादा कर रहा हूँ भाई साहब ऐसी क्लास मिलेगी नहीं आपको पूरे यूट्यूब पर।
तो क्या देखोगे आप लोग, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। आप बहुत आराम से पहले समझ लो कि ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती क्या है। शोषी नाम से एक बात तो समझ में आ रहा है, किसी चीज को शोषित करने वाली, किसी चीज को शोषित करने वाली, अब शोषित कर, बात को समझो आप, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो देखो पहले सुन लो आप लोग। वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, अर्थात ऊष्मा को शोषित करती हैं। वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा को शोषित करती हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सर जी चलो ये तो हमारे समझ आ गया कि ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं क्या होती हैं, कि जो अपक्रियाएं ऊष्मा को शोषित करती हैं, ऊष्मा को अपने पास खींचती हैं, क्या कहलाती हैं भैया मेरे? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सर जी वो अपक्रियाएं होती कौन सी, अपक्रियाएं होती कौन सी? तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, आप जानते हो नाइट्रोजन गैस का फार्मूला ये होता है और ऑक्सीजन गैस का फार्मूला ये होता है। तब क्या होता है, ये क्रिया करने के लिए, ये क्रिया तभी संपूर्ण होती है। वैसे तो आप देखो ऐसे समझो, जब हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया की, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया की, तब हमें क्या मिल गया? आप कहोगे सर जी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिल गई। यहाँ दो लगा, यहाँ दो लगा, कहने को तो दो नाइट्रोजन है यहाँ पर और दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ दो से गुणा कर दो, देखो दो नाइट्रोजन हो गए और दो ऑक्सीजन हो गए। अब क्रिया संतुलित करना नहीं आती भाई साहब, क्रिया संतुलित करना भी सिखा दूंगा, केमिस्ट्री को जीना सिखा दूंगा, बस आप लोग एक बार मेहनत कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब हमने क्रिया की तो हमें क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? आप कहोगे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्या प्राप्त हुआ आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं मैं नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। आपको क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूं, आप कहो तो नाइट्रोजन गैस है, ये हमारी क्या है? नाइट्रोजन गैस। ये भैया मेरे हमारी ऑक्सीजन गैस है, क्या है? ऑक्सीजन गैस। और ये हमारी नाइट्रिक गैस थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सर जी आप तो कह रहे थे कि जब ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं तो ऊष्मा को शोषण करती हैं, ऊष्मा को शोषित करती हैं। इस अपक्रिया में कहाँ ऊष्मा शोषित हुई है? तो आपको बता दूं, ये अपक्रिया तभी पूर्ण हो पाती है जब ये क्या करती है अपक्रिया, ये अपक्रिया जब होती है तो 42 किलो कैलोरी, कितना दोस्तों? 42 किलो कैलोरी ऊष्मा का शोषण कर लेती है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? आप 42 किलो कैलोरी यहाँ पर लिख देंगे। कितना लिख देंगे आप लोग? 42 किलो कैलोरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख देंगे 42 किलो कैलोरी, ठीक है, 42 किलो कैलोरी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? 42 किलो कैलोरी। अब आप बहुत अच्छे से सीखें कि यह अपक्रिया का कारण क्या था, कितने ग्राम कौन सा चीज ली गई थी और तब ये बनी थी। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अणुभार कितना होता है नाइट्रोजन का? आप जानते हैं नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14। कितना होता है नाइट्रोजन का अणुभार? 14। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन है कितने? 2। कितने हैं? 2 हैं। तो भैया 2 से कर देंगे गुणा। कहने का मतलब कुल मिलाकर 14 दूनी 28। आप बोल सकते हो 28 ग्राम हमने यहाँ पर क्या ली थी? नाइट्रोजन ली थी। क्या ली थी? 28 ग्राम नाइट्रोजन ली थी। आप जानते हो ऑक्सीजन का अणुभार जो होता है 16 होता है। अभी हाल ही बताया था पीछे, कितना होता है? 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है, 2 से कर देंगे गुणा, 16 दूनी 32। आप कहोगे सर जी 32 ग्राम हमने यहाँ क्या लिया था? ऑक्सीजन ली थी। 32 ग्राम क्या ली थी? ऑक्सीजन। भाई जब हमने क्या किया, इसमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा ऐड कर दी। कितनी ऊष्मा ऐड कर दी? 42 किलो कैलोरी ऊष्मा ऐड कर दी। तब हमें जाकर क्या प्राप्त हुआ लाल मेरे? नाइट्रोजन ऑक्साइड, या बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हुई। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त हुई कितने ग्राम प्राप्त हुई? सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो आप देख सकते हो 32 28 यानी कि 3 10 60 है ना, कितना हुआ? 60 हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 60 ग्राम हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर? आप कहोगे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। लिखना कैसे है अब तुम्हें वो मैं बता रहा हूँ, आराम से सुनना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। भाई साहब अगर पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना। यहाँ पर क्या है तुम्हारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब पेन उठाओ हाथ में और लिखना शुरू करो भाई साहब, क्योंकि तुम्हें अपना इतिहास खुद लिखना है भाई साहब, कोई दूसरा नहीं आएगा लिखने के लिए। देखते हैं यहाँ पर ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा को शोषित कर लेती हैं, ऊष्मा को शोषित कर लेती हैं। यहाँ हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इतना लिख लिया आपने?
नई लाइन पर आ जाओ। कहाँ आ जाओ? नई लाइन पर आ जाओ। लिखना शुरू करो। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और इस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। इस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। लिख लिया इतना लिख लिया, ठीक है। इस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। नई लाइन पे आ जाओ। जब हम इस क्रिया में ही नाइट्रोजन 28 ग्राम तथा ऑक्सीजन 32 ग्राम लेते हैं तब 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है और इस क्रिया में मानक अवस्था पर 42 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। इस क्रिया में मानक अवस्था होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 42 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। इतना लिख लिया आपने, ठीक है, लिख लिया। अतः ये अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इतना और लिख देना, अतः ये अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। अब कोई चलते फिरते तुमसे पूछ ले कि भाई होता क्या है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, आप जानते हो क्या होता है? वो कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है भाई साहब, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती क्या है। बहुत आराम से आप समझना। सबसे पहले आप बताओगे कि ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा को शोषित कर लेती हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया को हम किसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। आप किसी दूसरे को कैसे बताएंगे वो बताना चाहता हूं, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और इस क्रिया में 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिल जाती है। कब मिलती है? जब हम 28 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं। बस मानक अवस्था में इसमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक बात भूल जाओ, आप लोग कुछ कर सकते हो तो केवल खुद के भरोसे कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर किताबों से, मॉडल पेपरों से रटने की आदत रहेगी ना, तब तक कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते। कॉन्सेप्ट को सीखना सीखो, कॉन्सेप्ट को पढ़ना सीखो। किताबें हम टीचर्स लोगों के लिए बनी होती हैं। हमारा काम होता है कि किताबों में से वो मैटर दें आप लोगों के लिए जो आप लोगों को जितना सरल भाषा में पहुंच सके आप तैयार कर सकें। अगर मान लो पूरा किताब से तुम्हें लिखवा दूं कहीं से उठाकर, तो भाई साहब कभी जिंदगी में आप नहीं पढ़ सकते, उसे तैयार नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, आप भटक जाओगे अपने मार्ग से। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे भाई की मेहनत है तो भाई साहब चैनल को इतना शेयर करो, आप ही समझ सकते हो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, मेहनत से पढ़ना, गर्दा उड़ा दो। बाय बाय।